नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा मंथ रहेगा अप्रैल। हम लोग इस बार क्या करेंगे, फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों मंथ के करंट अफेयर को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी हम लोग का जो सेशन चल रहा है वो फरवरी चल रहा है, तो काफ़ी पीछे चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अप्रैल मंथ का भी हम लोग करंट अफेयर लेकर चलेंगे और मार्च का भी लेकर चलेंगे। अच्छा, दूसरा नंबर बात ये रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मैं देख रहा हूँ वो करंट अफेयर को ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, नॉर्मल स्टूडेंट है, तो आपको अपना हर एक सेक्टर मजबूत करके चलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़कर सोचिएगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नॉर्मल अगर और एवरेज स्टूडेंट है तो आपको जीके और करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अ मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन 1976 बेस्टोर्ड सॉवरेन राइट्स इन विच बैंक टू इंडिया। हिंदी में बोल रहा है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी को पढ़ के समझेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के सुविधा अनुसार समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री सीमा समझौते में भारत को कौन सा क्षेत्र में संप्रभुता अधिकार प्रदान किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाह। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये रहा इंडिया का मैप, ये साउदर्न इंडिया है और ये है श्रीलंका का मैप। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक रेड कलर में पॉइंट आउट किया गया है, इसे ही वाग बैंक कहा जाता है। यानी ये एक किनारा है, एक द्वीप है जो कि भारत के अंतर्गत आता है और ये भारत श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, समुद्री समझौता, जो कि 1976 में किया गया था। इसके अंतर्गत ये वाला एरिया जो है वो भारत के अंतर्गत में आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक छोटा सा यहाँ पर भी रेड कलर में एक पॉइंट बनाया हुआ है, इसे देखिए, इसका नाम है कचा थेवु, इसका नाम है और इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो श्रीलंका के पास में है। ठीक है, तो वाग बैंक जो है वो भारत के पास में है और कचावेतु जो है वो श्रीलंका के पास में इसका अधिकार है। समझ में आया आप लोगों को? चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज सेटिंग अप विच बैंक ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर ए का मतलब आपसे पूछ रहा है कि ए का मतलब क्या होगा। बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पर दे दिया गया है और ए का मतलब आपसे पूछ रहा है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क एज इन्विसेस्ड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 में आया था। ये भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कौन से साल में आया था, तो वो 2020 में आया था। हिंदी में देखते हैं। कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन के लिए कौन से बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना कर रही है? उत्तर रहेगा ए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ABC में ए का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये देखिए, ये प्रोफाइल फोटो है। ये किसका प्रोफाइल फोटो है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ये उनका प्रोफाइल फोटो है, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर बताना मैंने जरूरी समझा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसके मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट रिसेंटली ऑपरेटेड फ्रॉम द इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इट्स मीन ELF इन कश्मीर वैली ड्यूरिंग कौन से एक्सरसाइज के तहत इंडियन एयरफोर्स जो है वो इमरजेंसी लैंडिंग की है कश्मीर वैली में? तो वो रहेगा एक्सरसाइज गगन शक्ति 24। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए, गगन शक्ति जो है वो 10 दिवसीय एक अभ्यास था। गगन शक्ति 2024 में आयोजित हुआ था, जो कि अप्रैल 1 तारीख से शुरू किया गया था। अब हम लोग फैक्ट में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, गगन शक्ति अभ्यास में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे के सामग्रिक रूप से अलग अलग हिस्से से वायुसेना ने अभ्यास किया था। ठीक है, इसमें लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर अलग अलग वायुसेना अड्डे से उड़ान भरकर भारत पाकिस्तान सीमा, जो कि राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में बनाए गए लक्ष्य पर निशाना साध दुश्मन को तबाह करने का
अभ्यास किया हुआ है। ठीक है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं पोखरण, ये राजस्थान में पड़ता है, तो ये भारत पाकिस्तान के सीमा में पड़ता है। वहाँ पर ये लोगों ने युद्ध अभ्यास किया था जिसका नाम है गगन शक्ति, यानी कि एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024, जो कि 10 दिवसीय था और शुरुआत जो था ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एन इजरायली एयर स्ट्राइक किल्ड 6 इंटरनेशनल एड वर्कर्स of which NGO and their Palestinian driver working in Gaza in April 2024। हिंदी में बोल रहा है अप्रैल 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में गाजा के काम कर रहे किस एनजीओ के 6 अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी और उनके फिलिस्तीनी ड्राइवर मारे गए हैं। तो उस एनजीओ का नाम है वर्ल्ड सेंट्रल किचन। अब आइए देखिए, यहाँ पर मैप में आपको इजराइल दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये येलो कलर में जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा इजराइल कंट्री है। और ये आपको याद होना चाहिए, इजराइल जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत पड़ता है, ये आपको याद रखना है। और इजराइल का जो कैपिटल है वो है जेरूसलम, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसे गाजा स्ट्राइप कहते हैं। गाजा स्ट्राइप ये भी जो है एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत में आता है। गाजा का अगर कैपिटल की बात की जाए, गाजा का कैपिटल की बात की जाए तो गाजा सिटी इसका कैपिटल होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इजराइल का बॉर्डर किसे किसे लग रहा है यहाँ पर मैप में। इजराइल का जो है ईस्टर्न साइड जॉर्डन के साथ में लग रहा है और इसका वेस्टर्न साइड जो है वो इजिप्ट के साथ लग रहा है, यानी हिंदी में इसे मिस्र कहते हैं। याद रखिएगा, ये यहाँ से पूरा का पूरा जो है ये एशियन कॉन्टिनेंट है और इजिप्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में टोटल 54 कंट्रीज़ है, ये आपको याद रखना है, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और अगर एरिया वाइज बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, लेकिन कंट्री वाइज बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा कंट्री अफ्रीका के पास है। विश्व का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे कम कंट्री वाला जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका, जिसमें 12 कंट्रीज़ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड थे तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो इजराइल है, इजराइल का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो मेडिटेरियन सी से टच करता है और इजिप्ट से भी टच करता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर हिंदी में इसे कहा जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए टोटल 25 क्वेश्चन है, जितना जल्द से जल्द हम लोग इसे कंप्लीट कर पाएँ। चलिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ज़ागनान बाय चाइना। भारत के किस राज्य को चीन ज़ागनान कहता है। उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है, यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये पिंक कलर में नॉर्थ ईस्टर्न का अरुणाचल प्रदेश, चाइना बोलता है, ये उसके अधिकृत क्षेत्र में आता है। ठीक है, जिससे उसे क्या कहते हैं, ज़ागनान कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी बता दूं। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो है ईटानगर, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये कैपिटल भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है वो है ईटानगर। उसके बाद हम लोग आएंगे नागालैंड। नागालैंड देखिए ये 7 सिस्टर होता है, इसे 7 बहन के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर टोटल 7 स्टेट्स है। ठीक है, नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। इसके बाद आएंगे हम लोग मणिपुर में। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आएंगे मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। उसके बाद हम लोग आएंगे असम में। असम की राजधानी सबको पता है दिसपुर। देन उसके बाद हम लोग आएंगे मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। उसके बाद हम लोग आएंगे फाइनली त्रिपुरा। ठीक है, अगरतला जो है
ये कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए ये ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, नीचे में ठीक उसके ग्रीन कलर में नागालैंड है, उसके बाद येलो कलर में मणिपुर मिलेगा, ठीक उसके नीचे मिजोरम मिलेगा और यहाँ पर त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एग्जाम में, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और ये जो स्टेट्स है हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसका बॉर्डर जो है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से साझा करता है, जो कि लेंथ कितनी है 1624 किलोमीटर लेंथ है। ये चारों स्टेट जो है म्यांमार से बॉर्डर बनाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना जानकारी इस क्वेश्चन से। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला है द सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 4 2024 रिस्टोर्ड द शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ सिटिंग डैश MP नवनीत कौर राणा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2024 को मौजूदा किस शहर के सांसद नवनीत कौर राणा का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र बहाल कर दिया है? उत्तर रहेगा डी, अमरावती। ठीक है, ये रहा नवनीत राणा का फोटो। चलिए मूव करेंगे। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ हम लोग एक्स्ट्रा अध्ययन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है वो केंद्र शासित प्रदेश में है, यानी कि दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई थी। क्षेत्राधिकार भारत होगा, ये आप सभी को पता है। ये भारत को आगे काम नहीं करती है, ये भारत में ही काम करती है। न्यायाधीश का कार्यकाल की अवधि यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो 65 वर्ष की आयु में जो होता है इनका सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी वो पद से हट जाते हैं। या तो 65 वर्ष की आयु होने से उनका सेवानिवृत्त हो जाएगा, या फिर 6 ईयर, दोनों में से जो पहले होगा वो रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, अधिकृत भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 में यह मेंशन किया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। पदों की संख्या कितनी है? 34, 33 + 1, 33 अन्य जज होंगे और एक मुख्य जज होगा। यह है वर्तमान की स्थिति। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड टू सर्व ऑन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल? किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्ति दी गई है? ऑप्शन नंबर सी, राकेश मोहन। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ये रहा वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी भारतीय ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के जितने भी व्यक्ति हैं, अगर वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पद पर हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे कहा गया है? अजय बांगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका, वाशिंगटन। स्थापना जुलाई 1944। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूल संगठन विश्व बैंक समूह। CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैं इसका फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। और संस्थापक जो है जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। ठीक है, तो ये जो दो आप फैक्ट देख रहे हैं भारतीय ओरिजिन के जो इस पद पर बने हुए हैं, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर सभी कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं देखा हूँ क्वेश्चंस कहाँ से बनता है कि जो भारतीय ओरिजिन के जो महिला या पुरुष होते हैं, अगर वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर पद पे होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलता है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो देखने को मिलते हैं यदि कोई महिला किसी पद पर बैठती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कच्छाथेवु आइलैंड ऑन बाय श्रीलंका? श्रीलंका के स्वामित्व वाले कच्छाथेवु द्वीप की लंबाई कितनी है? ये आपसे क्वेश्चन कर रही है। ऑप्शन नंबर बी 1.6 किलोमीटर। ये रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये इलाका, यही है कच्छाथेवु द्वीप, जो कि किसके अंतर्गत में है? श्रीलंका के अंतर्गत में है। और ये है पाक स्ट्रेट, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर में, यही है रामेश्वरम। ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ जो है रामेश्वरम जाती हैं। ये वही वाला रामेश्वरम है। ठीक है, ये रामनाथपुरम से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ब्रिज पड़ता है, रामेश्वरम ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर रामेश्वरम है। ठीक है,
ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे। वाइस एडमिरल मार्क हामोंड come on official visit to India in April 2024. He is the chief of which country's navy? ये कौन से देश के नौसेना के प्रमुख है, ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो मार्क हैमंड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया नौसेना के प्रमुख है, अभी हाल फिलहाल में भारत में आए हुए थे अप्रैल में। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आया हुआ है, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर है, देखिए ये जो है ग्लोब पर स्थित विश्व में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है एरिया वाइज वो है एशिया यहाँ पर। ये रहा यूरोप तीसरा, ये रहा अफ्रीका चौथा, नॉर्थ अमेरिका पाँचवा, साउथ अमेरिका छठवां और यह है अंटार्कटिका सातवां महाद्वीप। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ग्लोब पे, ये आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और बिगेस्ट की बात की जाए तो वो है एशिया। ठीक है, ये है एरिया वाइज, ये आपको याद रखना है, ये है एरिया वाइज। कंट्री वाइज अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा कंट्री किसके पास है, तो कंट्री वाइज सबसे पहले अफ्रीका आएगा। ठीक है, अफ्रीका के पास टोटल 54 कंट्रीज है। उसके बाद यूरोप टोटल 50, ठीक है, जिसमें से 44 के पास अपना कैपिटल है, लेकिन 50 कंट्री हम लोग काउंट करेंगे। उसके बाद एशिया आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, 48 कंट्रीज। हाँ, ये आपको याद रखना है। अफ्रीका के पास 54 कंट्री है, यूरोप के पास 50 कंट्री है, एशिया के पास 48 कंट्री है। यह है कंट्री वाइज पोजीशन रैंक, और यह है एरिया वाइज रैंक। ठीक है, चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निमाप्सिस वैंगोगी ये कौन से जाति से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए लिजार्ड यानी छिपकली से। अगला क्वेश्चन, इको निवास संहिता रेसिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वाज डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है इको निवास संहिता? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी द्वारा स्थापित किया गया है इको निवास संहिता। देखिए इसका बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स ऑफ इको निवास संहिता फॉर होम ऑनर्स, इम्प्रूव्ड थर्मल कंफर्ट, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड हेल्थियर एनवायरनमेंट। इससे हम लोग इस तरह के फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। किससे? इको निवास संहिता से। कैसे मिलेगा? जिस समय अगर हम लोग घर बना रहे हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वेंटिलेशन का एक जगह देना पड़ेगा, ताकि दिन के समय में सूर्य की ऊर्जा से पूरा घर जो है लाइट पहुंच पाए चारों तरफ। ठीक है, और या फिर दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम लोग अपने घर के छत के ऊपर में सोलर पैनल बैठाएं, ताकि सूर्य के सोलर एनर्जी से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कम आ सकता है। इसके बाद हम लोग अपने घर के आसपास में क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ताकि हमें हेल्थियर एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, यही है इको निवास संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है, आइए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं पॉइंट कैलिमर के बारे में। देखिए पॉइंट कैलिमर वन जीवन अभ्यारण्य जो है, इसकी स्थापना ब्लैक बक के लिए किया गया था, उसके संरक्षण के लिए 1967 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। अब नागपट्टिनम जिला कहाँ पर है, ये देखिए, ये है नागपट्टिनम जिला। यहाँ से लेकर पूरा ये वाला एरिया आप जो देख रहे हैं ये है नागपट्टिनम। ठीक है, तीसरा नंबर फैक्ट क्या बोल रहा है, ये रेतीला तट से घिरा हुआ है, खारा दलदल और कंटीली झाड़ियाँ यहाँ पर मिलती है। जाहिर सा बात है इसका पूरा का पूरा भाग जो है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वाटर की मात्रा हो सकती है, और यहाँ पर वाटर जाने की वजह से ये दलदला भूमि हो सकता है और कांटे झाड़ियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, तो पॉइंट कैलिमर वन जीवन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कौन से ज़िले में है, नागपट्टिनम ज़िले में है। किसके लिए बनाया गया था, ये ब्लैक बक के संरक्षण के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1967 में बनाया गया था। ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट नंबर 1 ऊपर जो दिया गया है इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके साथ साथ और एक बात बता दूं, टोटल जो
डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, वो आपका है 38 प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया, ये कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, इसे उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया गया हुआ है बायोगैस के बारे में, तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसे समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बायोगैस जो है वो किस तरह बनकर तैयार होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस पिक्चर के माध्यम से। बायोगैस बनाने के लिए सबसे पहले हमें मवेशियों का जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि लिवस्टॉक वेस्ट, मवेशियों का उत्सर्जी पदार्थ, क्रॉप्स, बचे हुए जो क्रॉप्स उग जाते हैं काटने छाटने के बाद जो बच जाता है उसके वो वाले वेस्ट, क्रॉप्स के वेस्ट और वेस्ट वाटर और फूड वेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक एनारोबिक डाइजेस्टर में हम लोग डालेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये एक मशीन है, यहीं पर जो है आपको बायोगैस और डाइजेस्टेड बनकर तैयार होता है। तो एनारोबिक और एरोबिक हम लोग पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए एनारोबिक और एरोबिक, ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए एरोबिक और एनारोबिक में क्या होता है, एनारोबिक में गैस की अब्सेंस होती है, इसमें गैस जो होता है या फिर इसे ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, इसमें अब्सेंस रहता है। ठीक है, और एरोबिक में जो है वो गैस पाया जाता है यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ तो समझ गए, यहाँ पर एनारोबिक जो शब्द दिया गया है यहाँ पर गैस नहीं होगा। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको सॉलिड होगा, यहाँ पर आपको सॉलिड मटेरियल्स मिलेंगे और वाटर यहाँ पर मिलेंगे, सॉलिड प्लस वाटर, गैस की कमी होगी, जिसके वजह से ही बायोगैस और डाइजेस्टेड बनकर तैयार होता है। अब इस प्रोसेस के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, इससे बनकर क्या तैयार होता है, दो चीज़ बनकर तैयार होता है, एक तो बायोगैस बनकर तैयार होगा, दूसरा होगा डाइजेस्टेड बनकर तैयार होगा। तो बायोगैस से क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, बायोगैस हीट में काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है। ठीक है, डाइजेस्टर से क्या बनता है, डाइजेस्टर से बनता है फर्टिलाइज़र, सॉइल अमेंडमेंट और लिवस्टिक बेडिंग्स बनते हैं। बायोगैस को प्रोसेस करके जब हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे तो इसे बायोमीथेन हम लोग बनाकर तैयार करते हैं। और बायोमीथेन किस में यूज़ होता है, बायोमीथेन एज ए फ्यूल, एज ए गैस ग्रिड के रूप में यूज़ होता है। तो आशा करूँगा कि बायोगैस से आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, एनारोबिक एरोबिक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चमाया विलाकू फेस्टिवल कौन से राज्य से बिलोंग करता है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए केरला, ये केरला के कोल्लम जिले में ये वाला उत्सव मनाया जाता है। चमाया विलाकू फेस्टिवल जो है वो केरला के कोल्लम जिले में मनाया जाता है। 10 साल से छोटे, 10 साल से भी छोटे उम्र के जो लड़के होते हैं बॉयज़, ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, केरला कहाँ पड़ता है, केरला हमारे वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर मैप में फटाफट बता देता हूँ, ये वाला नीचे वाला भाग जो है ये केरला होता है। ठीक है, केरला। ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी है और केरला के कोल्लम में ये वाला त्यौहार मनाया जाता है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू नाइजर, नाइजर में भारत का अगला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सीताराम मीना, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। अब देखिए यहाँ पर नाइजर आया हुआ है, तो नाइजर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए नाइजर जो है सबसे पहले, नाइजर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल कितने कंट्रीज़ है, 54 कंट्रीज है। और नाइजर से ही मैं यहाँ पर ग्लोब बना दूँ, ये है 3 रेखा। ठीक है, पहला वाला रेखा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा वाला बीच वाला यानी इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा, भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है इसलिए भूमध्य रेखा। तीसरा वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है,
तो ये वाला जो रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड भी हम लोग कहते हैं, ये वाला रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऐसे तो देखिएगा ये तीनों रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों के तीनों रेखा, एकमात्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से ये तीनों रेखा होकर गुजरती है, और किसी भी कॉन्टिनेंट से ये तीनों रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अब एशिया से सिर्फ एक ही रेखा गुजरेगी, वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों के तीनों रेखा गुजरती है। और नाइजर से गुजरने वाली जो रेखा है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नाइजर में सबसे ज़्यादा गर्म इसलिए पड़ता है क्योंकि ये तीनों रेखा जो है इसके मध्य में सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रॉपिक्स वाला एरिया को हम लोग एज ए टॉरिड जोन के नाम से भी जानते हैं। टॉरिड मतलब होता है गर्म। ठीक है, गर्म स्थान, या इसलिए नाइजर में सबसे ज़्यादा गर्म पड़ता है। नाइजर का जो कैपिटल है वो है नियामे। नियामे इसका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल किसका है? नाइजर का। ये आपको याद रखना है, इतना सारा जानकारी। तो चलिए मूव करेंगे। और एक चीज़ देख लीजिएगा, जो नील नदी है वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो कि विक्टोरिया फॉल से निकलती है। विक्टोरिया फॉल से निकलती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में जाकर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। हु वॉन द 56 नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023 एंड 2024? 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियन किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आइए देखते हैं खो खो 56वां नेशनल खो खो चैंपियनशिप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है महाराष्ट्र टीम ने जीता हुआ है। ये कर्नल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में आयोजित पुरुष और महिला दोनों खिताब को महाराष्ट्र में जीता है। ठीक है, इसके अलावा विजेता टीम को 3 लाख रुपए नगद और एक ट्रॉफी मिली है, और उप विजेता टीम को 2 लाख रुपए नगद और एक ट्रॉफी मिली है। इतना आपको याद रखना है। मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली अ लार्ज स्केल डैमेज टू कार्डेमम प्लांटेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच स्टेट ड्यू टू ड्रॉट? हाल ही में किस राज्य में सूखे के कारण इलायची के बागानों को बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना मिली है? ऑप्शन रहेगा ए, केरला। ठीक है, केरला मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, ये वाला भाग में केरला पड़ता है। ठीक है, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और इस वाले क्षेत्र में सूखा देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो है इलायची के बागान में थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला है। मूव करेंगे 18वां क्वेश्चन। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द माई CGHS ऐप फॉर iOS इकोसिस्टम ऑफ डिवाइसेस? CGHS का मतलब क्या होता है? CGHS का मतलब CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को हम लोग अपने मोबाइल के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। जो जो इसके बेनिफिशियरी हैं उनको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली आप लोग हेल्थ के इंफॉर्मेशन, उसके रिसोर्सेस के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये मिनिस्ट्री जो है वो किसके अंतर्गत में है? ये मिनिस्ट्री जो है मनसुख मांडिया जो है इसके मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके अंतर्गत में है? आप सभी को पता है, अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल। मिनिस्ट्री ऑफ पावर राजकुमार सिंह के अंतर्गत में है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने हैं। मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच कंट्री हैज़ सपोर्टेड द बिम्स्टेक चार्टर रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक चार्टर का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल। ठीक है, आइए बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। बिम्स्टेक ये मैंने वैसे पढ़ा दिया है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना स्टेबलाइज्ड की बात करें 6 जून 1997 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, सेक्रेटरी की बात करें तो बांग्लादेश इसका सेक्रेटरी है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल इंडिया है। कब से? 2023 से, ये आपको याद रखना है। चेयरमैनशिप किसके पास में है? इंडोनेशिया 2022 से। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसके अलावा बिम्स्टेक के मेंबर मैं आपको बता दूँ 7 मेंबर हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और एक आएगा म्यांमार। ठीक है, ये 7 कंट्री जो है इसके मेंबर हैं। तो इतना तो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा इंग्लिश। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया है? ये आपस में जितने भी ये आपसी जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव जो है, बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत जितने भी कंट्री आते हैं उसमें आपसी सहयोग के लिए इसे बनाया गया है। वो चाहे जिस तरह का भी सहयोग हो, वो टेक्निकल हो या फिर इकोनॉमिकली हो, ये सब देश मिलकर आपस में सहयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली विच यूरोपियन यूनियन कंट्री बिकम द लार्जेस्ट टू लीगलाइज रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनाबिस। हाल ही में यूरोपीय संघ का कौन सा देश भांग में मनोरंजन उपयोग को वैध बनाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है? जर्मनी। जर्मनी जो है यूरोप में पड़ता है। जर्मनी की राजधानी जो है वो है बर्लिन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बर्लिन कैपिटल। और ये कहाँ पड़ता है? यूरोप कॉन्टिनेंट पे पड़ता है। यूरोप कॉन्टिनेंट में टोटल 50 कंट्रीज है, जिनमें से 44 के पास अपना कैपिटल है, लेकिन हम लोग 50 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए व्हाट इज ब्रिज फ्यूल रिसेंटली सीन इन न्यूज़। अब आपसे पूछ रहा है कि ब्रिज फ्यूल क्या है। ब्रिज फ्यूल जो है वो एक नेचुरल फ्यूल है, ये आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले समझते हैं फ्यूल के बारे में। फॉसिल्स फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल के कैटेगरी में कौन कौन से फ्यूल्स आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा आपका आ गया नेचुरल गैस। ठीक है, और ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल है, यानी कि एक बार यूज़ होने के बाद ये ख़त्म, फिर दोबारा इसका यूज़ आप लोग नहीं कर सकेंगे। रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये दोनों जो है रिन्यूएबल है। ठीक है, इसे हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सभी तीनों चीज़ को हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस में कौन कौन से गैस आते हैं ये भी देख लीजिए। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये 3 जो है, और भी आते हैं, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसके अलावा मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस है।
कौन सा गैस है? ग्रीन हाउस गैस है, यह आप याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन 2, नाइट्रस ऑक्साइड 3, कार्बन मोनोऑक्साइड 4, ये सारे के सारे क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आपको याद रखना है। क्योंकि ये सारे चीज़ जो है, ये जितने भी ग्रीन हाउसेस गैस है, ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा ही हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। कोडाइकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी KSO रिसेंटली सीन न्यूज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। देखिए ये भारत का सबसे पुराना सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अहोबिलम श्रेणी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, हाल ही में खबरों में रहे अहोबिलम तीर्थ किस राज्य में स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास में है, यहाँ पर देखिएगा, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास में है? तो गुजरात के पास में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, साउथ इंडिया लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश आया हुआ था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन जो है साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, तो वो है गोवा। ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत के पास कितने स्टेट है जिसके पास अपना कोस्ट लाइन है, तो टोटल 9 स्टेट्स है जिसके पास अपना कोस्ट लाइन है। कौन सा? ईस्टर्न कोस्ट में 4 स्टेट्स, वेस्टर्न कोस्ट में 5 स्टेट्स। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से स्टेट हैं? वेस्ट बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये हुआ ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्टर्न कोस्ट में। तो हुआ ना, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, टोटल 9 स्टेट्स जिसके पास अपना कोस्ट लाइन है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे 2024, राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2024 का विषय क्या है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रिसेंटली विच कंट्री पास्ड अ न्यू इन्वायरमेंटल लॉ अडॉप्टिंग यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्री, हाल ही में किस देश ने उद्योग के लिए यूरोपियन मानकों को अपनाते हुए एक नए पर्यावरण कानून पारित किया है? वो रहा इजराइल। इजराइल मैंने आपको बताया था कहाँ पर है, ये एक एशियन कंट्री है। ठीक है, जेरूसलम इसका कैपिटल है, और इसके ईस्टर्न साइड में जॉर्डन पड़ता है, इसके ईस्टर्न में जॉर्डन, और इसके वेस्टर्न साइड में मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर पड़ता है। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए, ये रहा 25 क्वेश्चंस इस सेशन का, अप्रैल मंथ का पहला लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। करंट अफेयर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ से आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ये उन्हीं लोगों से एग्ज़ाम निकलेगा जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, जो 50 में 48 क्वेश्चंस लाने का क्षमता रखते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल और एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको हर क्षेत्र में मजबूत होना पड़ेगा, चाहे वो जीके हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो।
रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो या फिर आपका मैथ्स हो। ठीक है, चलिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।